जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 है हमारा जो है मैग्नेटिक। तो दोस्तों आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं ससेप्टिबिलिटी के बारे में, निग्रह बल, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स और इत्यादि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। 12 नंबर हमारा आज है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी तो दोस्तों इसमें जो है पदार्थ के चुंबक बनने की क्षमता एवं उनके आकर्षित एवं प्रतिकर्षित होने की क्षमता को जाना जाता है। तो इस तरह से इनका जो है परिभाषा है, तो लिख लेते हैं। इस तरह से जो है ससेप्टिबिलिटी को हम जानते हैं। इसका जो प्रतीक होता है यक्स होता है। इस तरह से हम ससेप्टिबिलिटी को जानते हैं। इसमें जो है चुंबक बनने की क्षमता एवं उनके आकर्षित एवं प्रतिकर्षित होने की क्षमता को जाना जाता है। चलिए हम देख लेते हैं निग्रह बल के बारे में। निग्रह बल क्या होता है? यानी कि हमारा होता है कोर्सिव फोर्स। कोर्सिव फोर्स के बारे में, कोर्सिव फोर्स क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय बल के हटा लेने के बाद शेष बचे चुंबक को समाप्त करने में लगाया गया बल या विचुंबकन बल को ही हम निग्रह बल कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। बल कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम निग्रह बल को समझते हैं कि निग्रह बल जो होता है, जो चुंबकीय बल के हटा लेने के बाद भी जो चुंबकत्व का गुण उसमें रहता है, तो उसको समाप्त करने में जो हम बल लगाते हैं, विचुंबकन बल को लगाते हैं, वही हमारा निग्रह बल कहलाता है। तो चलिए जो है इसमें हम देख लेते हैं मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या होता है? तो दोस्तों जो फ्लक्स अपने पाथ को ना पूरा कर सके और वह फ्लक्स यानी कि समाप्त हो जाए, यानी बेकार हो जाए, वो हमारे काम ना आए, तो वही जो है हमारा क्या कहलाता है? लीकेज फ्लक्स कहलाता है। तो इस तरह से जो है कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है चुंबकीय फ्लक्स इस तरह से निकल रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए हमारा ऐसे, इसमें से ऐसे चुंबकीय फ्लक्स आ रहे हैं, तो इसमें कुछ फ्लक्स ऐसे होंगे जो अपने पथ को पूरा नहीं कर पाएंगे इस तरह से। इसी में ये देखिए, ये हमारा जो है ये पथ पूरा हो जा रहा है,
तो ये हमारा हो गया यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स, यानी कि हमारा ये फ्लक्स यूज में आएगा। और ये जो हमारा ये पथ नहीं पूरा कर रहा है तो यही हमारा क्या कहलाएगा, लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स कहलाएगा। तो इस तरह से जो है हम लीकेज फ्लक्स को समझते हैं कि लीकेज फ्लक्स क्या होता है। जो फ्लक्स अपने पथ को पूरा ना कर सके जो है वही हमारा लीकेज फ्लक्स कहलाता है। यूजफुल फ्लक्स जो अपने पथ को पूरा कर सके वही हमारा यूजफुल फ्लक्स कहलाता है। तो इस तरह से जो है हम इसको समझते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक के बारे में। इस तरह से हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। तो कुछ इस तरह से हमारा एक कोई पदार्थ है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी का तात्पर्य है कि कोई पदार्थ छोटे छोटे चुंबक से मिलकर बना होता है। तो छोटे छोटे चुंबक से मिलकर बना होता है, यानी कि इस तरह से उसमें जो है कुछ चुंबक ऐसे रहेंगे, उसी में एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, कोई दूसरी डायरेक्शन में, कोई दूसरी डायरेक्शन में, इस तरह से अपने इसी में रहेंगे, इस तरह से इसी में रहेंगे। एन हो जाएगा, यस हो जाएगा, इसी तरह से अपने ध्रुव को लेकर इसमें ऐसे रहेंगे, इस तरह से। इस तरह से। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी का तात्पर्य है कि कोई पदार्थ छोटे छोटे चुंबक से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा पदार्थ था, ये छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना है। तो इसमें जब हम कुछ बल लगाते हैं, यानी कि यदि हम इस पर कोई बल लगाते हैं, इस पर हम कोई बल लगाते हैं तो इसका कुछ व्यवस्थित रूप हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा हो जाता है, कुछ इस तरह से हमारा हो जाता है, यानी इस तरह से हमारे हो जाते हैं। तो इसके बाद कुछ समय बाद ये पूरा मिलने के बाद अलग अलग दो पोल के रूप में बन जाते हैं, कि रूप में बन जाते हैं कुछ इस तरह से जो है इनका निर्माण हो जाता है। दो पोल के रूप में ये हमारा एक चुंबक तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम समझते हैं कि जो है पहले पदार्थ था तो वो कोई छोटे छोटे चुंबक से मिलकर बना था। जब उस पर हम कोई बल लगाते हैं तो जो है उसका एक व्यवस्थित रूप तैयार होता है। इसके बाद धीरे धीरे वह जो है एक चुंबक के रूप में हमारा बन जाता है, जिसमें हमारे दो पोल का निर्माण हो जाता है, एन और एस। इस तरह से हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं जो है आज कूलम्ब का चुंबकीय बल किस तरह से होता है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी एयर में जो है रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, इसको हम समझते हैं। कूलम्ब का चुंबकीय बल। तो दोस्तों यदि दो चुंबक पोल सामर्थ्य m1 व m2 वेबर के हों और उनके बीच की दूरी
जो है डी हो तो उनके चुंबकीय ध्रुव के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है हम उसको समझेंगे। तो F बराबर हमारा हो जाएगा F समानुपाती हुआ m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो जाएगा F बराबर K, हमारा जो है समानुपातिक स्थिरांक ले लेंगे तो इस तरह से K m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर के हो जाएगा। तो कूलम्ब के नियमानुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार जो है हमारा ये दो चुंबक है, n ध्रुव s ध्रुव, इस तरह से n ध्रुव और s ध्रुव इस तरह से हैं। तो इसमें जो है हमारा इनके बीच की दूरी जो है d है, म्यू r है, और जो है इसी में हमारा m1 m2 जो है सामर्थ्य है, m1 m2 दो है हमारे सामर्थ्य दिए गए हैं, और जो है इनके बीच की दूरी d है। तो जो है जहाँ इसमें हम लिख लेंगे जहाँ k जो है समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच, माध्यम की प्रकृति तथा प्रयुक्त मात्रांक m1 व m2 तथा d पर निर्भर करता है। इस तरह से तो हमारा SI मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक K बराबर 1/4 पाई म्यू A 0 म्यू आर बताया गया था। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा K बराबर 1/4 पाई म्यू 0 म्यू आर, इस तरह से। तो इसमें म्यू ए जो हमारा होता है इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर में किसी माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, यानी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, म्यू ए बराबर आप लोगों को बताया गया कि म्यू 0 म्यू आर होता है। इस तरह से तो म्यू 0 यानी कि इसका भी मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है, में मुक्त स्थान है, यानी निर्वात पर वायु माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान स्थिर रहता है। वेरी इम्पोर्टेंट है कि म्यू 0 बराबर होता है 4 पाई × 10⁻⁷
हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें म्यू आर, ये म्यू आर, तो ये हमारा है रिलेटिव परमेबिलिटी। ये जो है मात्रक रहित राशि है, म्यू आर हमारा मात्रक रहित राशि है, मात्रक रहित राशि है, मात्रक रहित राशि है। तो इस तरह से जो है इसको हम जो है इन सभी को म्यू आर, म्यू ए, म्यू जीरो को इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। चुंबकीय प्रेरण नियम, नियम तो प्रथम नियम, इसमें दो नियम हैं। प्रथम नियम हम देखेंगे। प्रथम नियम होता है कि जब परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स लीकेज यानी कि ग्रंथित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसका अभिमात्रक हम जो है वोल्ट में व्यक्त करते हैं। तो लिख लेते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है। चलिए हम देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में जो होता है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, इसी नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स एन फाई के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। इसी तरह फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार लिख लेंगे अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से ग्रंथित फ्लक्स फाई के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है इस तरह से। तो इसमें हम लिख लेंगे ई समानुपाती डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। तो इस तरह से ई बराबर हो जाएगा हमारा एन डी फाई बटे डी टी। इस तरह से हो जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ये जो हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है जो है ये हमारा स्थैतिक यानी कि ट्रांसफार्मर में जो है इसका उपयोग किया जाता है। डायनामिक में जो हमारा होता है जनरेटर, मोटर, ये सब जो है उपयोग किया जाता है। तो डायनामिक में जो होता है हमारा BLV साइन थीटा होता है। तो इसको अभी हम नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं लेंज का नियम। लेंज के नियम में ज़्यादा कोई कुछ परिवर्तन नहीं है, सिर्फ यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो EMF निकला है इसी में आगे जो है माइनस लग जाता है, माइनस लग जाता है। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि प्रेरित धारा के कारण परिपथ में उत्पन्न जो फ्लक्स हमारा होता है प्रेरित करने वाले मूल फ्लक्स का विरोध करने लगते हैं। तो वही जो हमारा होता है कि लेंज का नियम कहलाता है। तो लेंज का नियम प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए
किया जाता है, इसलिए इस समीकरण में पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर भी आधारित है। लिख लेते हैं। प्रेरित ईएमएफ की दिशा इस प्रकार होती है कि प्रेरित धारा के कारण परिपथ में उत्पन्न फ्लक्स मूल फ्लक्स का विरोध करते हैं। लेंज के नियम के अनुसार इसका उपयोग ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसका जो ईएमएफ समीकरण होगा, ई बराबर हो जाएगा माइनस ND∅dt। इस तरह से जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम देख लेंगे कि गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल में इस तरह से होता है। ये हमारी हो गई लंबाई थीटा कोण। तो इस तरह से इसमें जो हमारा समीकरण बन जाएगा, ई बराबर BL साइन थीटा। इस तरह से हमारा गतिज प्रेरित ईएमएफ होता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ। हो अर्थात थीटा बराबर 90 अंश, लंबवत है यानी 90 अंश है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा, ई बराबर BLV साइन 90 का मान हमारा होता है 1। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा BLV साइन 90 का मान 1 रखेंगे तो इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा इतना BLV। ई बराबर हो जाएगा BLV। तो इस तरह से हो जाता है। यदि जो है अगर हम बात करें समांतर में हो, यदि चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, अर्थात समांतर का मतलब हुआ थीटा बराबर 180 अंश। तो इस समीकरण से हम फिर देखेंगे, ई बराबर BLV साइन थीटा। तो ई बराबर हो जाएगा BLV साइन 180 अंश। थीटा बराबर हमारा 180 अंश। तो इस तरह से हमारा ई बराबर हो जाएगा BLV साइन 180 का मान होता है 0। तो इस तरह से हमारा जो ईएमएफ समीकरण बन के आएगा, ईएमएफ का मान जो आएगा हमारा, ईएमएफ समीकरण से जो हमारा मान निकल के आएगा 0 वोल्ट निकल के आएगा। तो इस तरह से जो है गतिज प्रेरित ईएमएफ का समीकरण होता है। तो इसी तरह से जो है गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि गतिज
प्रेरित ईएमएफ की दिशा को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका जो है उपयोग होता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ दाएं हाथ के नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो गतिज ईएमएफ जो होता है गतिज, तो ये जो है इनके सिद्धांत पर जो हमारा कार्य करता है मोटर जनरेटर काम करता है। और स्थैतिक जो हमारा होता है, स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसके सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो प्रेरित ईएमएफ जो हमारा होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वप्रेरित होता है, एक पारस्परिक प्रेरित होता है, यानी सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन पर हमारा ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो दोस्तों इसके आगे हम जो है कल पढ़ेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, और पारस्परिक इंडक्शन यानी कि पारस्परिक प्रेरण में क्या होता है। कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जय हिंद।